हॉल में कोई नहीं था, मानो उन लोगों को परवाह ना हो कि उनकी असली बेटी आई है उनके घर इतने सालों बाद। हॉल को खाली देख आंटी मरिया भी शोक में थी, पर फिर वो स्थिति को समझ अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मैडम किसी जरूरी काम में व्यस्त होगी। मैं ऊपर जाकर देखती हूँ, आप यही रुकिए। अभी वो जा रही थी कि ऋषिता बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, शायद आपकी मैडम को मुझसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उनकी बेटी जो पीछे कितने सालों से गुम थी उनसे मिलने के लिए नहीं आए। शायद घर के सब लोग कुछ ज्यादा ही बिजी है। वही आंटी मारिया खुद शर्मिंदा हो गई, वो बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है मिस, मैं जल्दी से उन्हें बुलाती हूँ। ये बोल आंटी मारिया एक पल बिना रुके वहां से चली गई। वही ऋषिता उन्हें जाते देख बोली, ठीक है जाइए बुलाइए, मैं भी तो देखूं इस बार कितना बदला है समय। वही सुमित्रा जी बिल्कुल भी बिजी नहीं थी, वो अपनी बेटी के लिए चिता दिखाना ही नहीं चाहती थी, या हूँ कहूँ वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी, वो तो उसे यहाँ लाने के भी खिलाफ थी। 8 साल की समझदारी के बाद ऋषिता को उनकी असलियत पता चल गई थी। अब ऋषिता उनसे प्यार की भीख नहीं मांगेगी, कुछ भी मायने नहीं रखता था अब उसके लिए। ऋषिता वही जहां खड़ी थी वही खड़ी रही शांत और अपनी नजरें चारों ओर घुमाने लगी, और वही खड़ी आंटी मरिया का इंतजार करने लगी। वही आंटी मरिया सुमित्रा जी के कमरे गई तो वो वहां पर अपने नाखून को साफ कर रही थी। आंटी मारिया को भी बुरा लगा कि उनकी बेटी इतने सालों बाद आई है, उनका इंतजार कर रही है और ये यहाँ अपने नाखून साफ कर रही है, ये उनका जरूरी काम है। सुमित्रा जी ने जब आंटी मारिया को दरवाजे पर देखा तो बोली, अरे मारिया तुम यहाँ, क्या हुआ है? आंटी मारिया फिर भी रिस्पेक्ट के साथ अपना सिर झुका बोली, वो मेम मिस आ चुकी है, वो आपका नीचे आपका वेट कर रही है। सुमित्रा जी ने जब ये सुना तो कहा, कौन मिस मारिया? माही तो घर पर ही है। आंटी मारिया बोली, वो मैडम मिस ऋषिता आ चुकी है। सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए बोली, हम बेटे याद रखना मारिया तुम्हारी सिर्फ एक ही मिस है, वो है माही। आंटी मारिया ने हाँ में सिर हिलाया और फिर बोली, मिस ऋषिता आ चुकी है मैडम। सुमित्रा जी का खड़े होने का शायद कोई इरादा नहीं था, वो वैसे ही नाखून को साफ करते हुए बोली, हम चलो उससे भी मिल लेते हैं। सुमित्रा जी बिना किसी हड़बड़ी के खड़ी हुई और आराम से चलती हुई रेलिंग के पास आ गई। उन्होंने निवे देखा तो एक लड़की चारों ओर नजरें घुमाते हुए खड़ी थी। जब उन्होंने ऋषिता के फटे कपड़े देखे तो उनकी भौहें सिकुड़ गई। तभी उन्होंने देखा कि माही, जिसने एक पिंक कलर वन पीस पहना हुआ था और करोड़ों का हार अपने गले में डाला हुआ था, और चमड़े के जूते जो एकदम चमक रहे थे, उसका चेहरा एक मेकअप की मोटी परत से ढका हुआ था। हालांकि भले ही उसका मेकअप कितना भी अच्छा हो, पर ऋषिता की सादगी के सामने वो फोका ही लग रहा था। माही जल्दी से मुस्कुराते हुए जल्दी से ऋषिता के पास आई और उसका हाथ पकड़ उसे हिलाते हुए बोली, ओह दीदी आप आ गई, मैं कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। कैसी है आप? हमें पह के मिलने का मौका नहीं मिला ना। मैं माही राजवंश हूँ, इस घर की बेटी। हालांकि माही भले ही बाहर से अपने आप को खुश और दयालु दिखा रही थी, पर अंदर ही अंदर वो ऋषिता को देख जल रही थी। झुगी झोपड़ियों से निकली एक लड़की उससे बेहतर कैसे दिख सकती है? माही अभी गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसने इतने महंगे कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी पहनी थी, पर फिर भी सामने खड़ी टीचर के सामने वो इतनी बेरंग क्यों दिख रही थी। वही सुमित्रा जी, जिन्होंने अपनी बेटी को ऋषिता का हाथ पकड़े देख तो वो एकदम से जल्दी जल्दी नीचे आने लगी। उनके पीछे उनकी देवरानी रागिनी जी भी थी। सुमित्रा जी ने जल्दी नीचे आके एकदम से माही को अपनी तरफ खींच ऋषिता का हाथ झटक दिया। उन्होंने खुलेआम अपनी नफरत दिखाई थी आज। उन्होंने एकदम से आंटी मारिया को कहा, जल्दी करो और एक सैनिटाइजर ले आओ। माही के हाथ में कितने कीटाणु हो गए होंगे, उसे दाने हो जाएंगे अगर ज्यादा देर तक रहा तो। फिर उन्होंने ऋषिता को देख जो अपनी कठोर आंखों से उन्हें ही देख रही थी, तो वो अपने आप को संभालते हुए बोली, वो क्या है ना माही, जब भी बाहर से आए व्यक्ति को छूती है तब इसे दाने हो जाते हैं, इसलिए तुम बुरा मत मानना, यहाँ पर सभी सफाई को लेकर बहुत ही ज्यादा सख्त है। ये बोल उन्होंने ऊपर से नीचे तक ऋषिता को देखा, उनकी आंखों में घिन साफ देखी जा सकती थी। उसके बाद उन्होंने फिर से ऋषिता को कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपनी चाची के साथ जाओ और अपने आप को अच्छे से साफ कर लो। वैसे भी इस सफर में थक गई होगी ना तुम, हर जगह पर कीटाणु ना फैल जाए, जाओ। सुमित्रा जी के शब्द काफी कठोर और किसी को भी बुरा महसूस करा दे ऐसे थे। आंटी मारिया भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई थी, लेकिन उन्होंने जब ऋषिता को देखा तो वो अभी भी शांति से मुस्कुरा रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि उसने सुमित्रा जी की बात सुनी ही ना हो। जब सुमित्रा जी ने देखा कि उनके सामने खड़ी ये ढिढ लड़की हिलने का नाम नहीं ले रही तो वो गुस्सा हो गई।
और जैसे ही वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती या कुछ करती, इससे पहले ही ऋषिता एक कदम आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए उसने सुमित्रा जी का हाथ पकड़ लिया। ऋषिता वैसे ही उनकी कलाई पकड़ मुस्कुराते हुए बोली, मुझे मैडम ने ही तो जन्म दिया है। क्या आपका मतलबा ये है कि इतनी बड़ी गंदगी आपके ही पेट से निकली है? अगर ऐसा है तो आपको खुद को भी सैनिटाइज करना चाहिए। आखिरकार मैं आपका ही अंश हूं, अगर मैं गंदी हूं तो मुझसे ज्यादा आप गंदी हुई ना। ऋषिता का चेहरा मुस्कुरा रहा था पर उसकी आंखें उतनी ठंडी और खूंखार थी। वो इतनी ज्यादा खूंखार दिख रही थी, कोई भी उसकी आंखों में देख असहज हो जाए। वही उसके शब्द सुन सुमित्रा जी जो अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, उन्हीं संघर्ष करना छोड़ दिया। चटैन पार्ट 10 घटिया परिवार। ऋषिता का चेहरा मुस्कुरा रहा था पर उसकी आंखें उतनी ठंडी और खूंखार थी। वो इतनी ज्यादा खूंखार दिख रही थी, कोई भी उसकी आंखों में देख असहज हो जाए। वही उसके शब्द सुन सुमित्रा जी जो अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, उन्हीं संघर्ष करना छोड़ दिया। उन्होंने अपना हाथ एकदम से छुड़ाते हुए कहा, तुम बड़चलन लड़की, छोड़ो मुझे। वही ऋषिता ने भी उन्हें इतना संघर्ष करते देख मुस्कुराते हुए उनका हाथ छोड़ 2 कदम पीछे हुए और फिर सख्ती से कहा, क्या राजवंश मैडम असल में मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती है? तो फिर आप लोग मुझे यहाँ लाए ही क्यों है? वही माही जो अभी तक ये तमाशा शांति से देख रही थी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो हैरान थी, लेकिन मन ही मन वो खुश भी थी। ऋषिता ने आते ही सुमित्रा जी को नाराज कर दिया। काफी हिम्मत थी इसमें। अब उसे सिर्फ अच्छा व्यवहार करना होगा जिससे उसकी मां हमेशा उसके साथ रहे और उससे ही ज्यादा प्यार करे और अपनी सगी बेटी की ओर न झुके। दरअसल बात तो ये थी कि ऋषिता को राजवंश परिवार में सिर्फ इसलिए लाया गया था ताकि वो लोग उसे एक बूढ़े बिजनेसमैन को उसे बेच सके, ताकि उन्हें बिजनेस में फायदा हो। वरना ऋषिता के बारे में इन लोगों को बहुत पहले ही पता चल चुका था, पर सिर्फ अपनी बेटी माही को बचाने के लिए इस झोपड़ी वाली को लाया गया था। इसलिए ही तो राजेंद्र जी उसे बार बार अच्छी और विनम्र होने को कह रहे थे, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों की तुलना लाड प्यार से पले बच्चों से कैसे की जा सकती है। सुमित्रा जी को भी ये बात पता थी। उन्हें पता था कि उनका व्यवहार उन्हें ही मुश्किलें डाल सकता है। वो शर्मिंदा हो गई, पर वो इस गंदी लड़की के सामने झुक कैसे सकती है। फिर भी उन्होंने जबरदस्ती अपने चेहरे के भावों को छुपाने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा करने में नाकामयाब रही। उन्हें मुश्किल में देख आंटी मारिया ने उनकी मदद करते हुए कहा, मिस ऋषिता मैडम के कहने का मतलब ये नहीं था। वो बस हम सबकी भलाई के लिए कह रही थी। मैडम अक्सर मिस के साथ भी ऐसे ही मजाक करती रहती है। आपको आदत पड़ जाएगी इन सब की धीरे धीरे। वही माही भी अब अपने चेहरे के हाव भाव थी कर आगे बढ़ मुस्कुराते हुए बड़ी समझदार बनते हुए कहा, दीदी के शरीर पर बैक्टीरिया कैसे हो सकते हैं? मम्मा आपके साथ मजाक कर रही थी। आपको इसे सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो पलटी और शरारती अंदाज में अपनी माँ से बोली, माँ आप दीदी के साथ अब मजाक करना बंद कीजिए। देखिए वो कितना गुस्सा हो गई है। आपके इतने छोटे से मजाक पर भी वो डर गई। ऋषिता ने अपने दिल में एक आह भरी। अगर आज वह उससे पहली बार इससे मिली होती तो वह निश्चित रूप माही के इस व्यवहार से प्रभावित हुई होती। वही सुमित्रा जी भी अब खुद को संभालते हुए बोली, ठीक है बाबा, मैं अपनी प्यारी बेटी की बात मान लेती हूँ। वैसे भी मैं हमेशा तुम्हारी बात मानती हूँ। ये बोल उन्हीं ने प्यार से उसके बाल में अपना हाथ फेरा। लेकिन जब वो ऋषिता की ओर मुड़ी तो उनका चेहरा पहके की तरह ही ठंडा और गंभीर था। वो बोली, ठीक है, पर अभी तुम्हें तुम्हारी बहन कमरा दिखा देगी, तुम उसके पीछे जाओ। उन्होंने जैसे ही अपनी बात पूरी की वैसे ही ऋषिता को अपने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कदम काफी भारी थे। ये एक मिडल एज आदमी था जो दिखने में हैंडसम और उसकी उम्र से 10 साल छोटा ही लगता था। ये थे राजेंद्र जी जो अब राजवंश परिवार का कार्यभार संभालते हैं। इस परिवार के बड़े बेटे और ऋषिता के असली पिता। उन्हीं ने जब हॉल में अनजान लड़की को खड़े देखा तो वो जल्दी से वहां आ गए। उन्होंने देखा ये ऋषिता है। वो बोली, ओह ऋषिता, तुम पहले से ही यहाँ हो। मुझे लगता है मुझे तू ये सबके साथ इंट्रोड्यूस कराने में जरूरत नहीं है, पर मैं तुम्हें अपनी बहन से जरूर मिलवाना चाहूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद उन्हीं ने माही को कंधे से पकड़ आगे अपने पास लाते हुए कहा, ये माही है इस परिवार की लाडली। भविष्य में तुम इसकी तरह समझदार बनना और हमेशा अपनी बहन की सुनना, और हाँ, अपनी बुरी आदतों को भी बदल लेना। वही ऋषिता ने जैसे ही राजेंद्र को डलहा उसे फिर से घिन आने लगी। उसे शादी वाला वो दिन याद आ गया जब उसने उसको थप्पड़ मारा था। ऋषिता ने खुद को कांपने से रोकने के लिए अपनी मुट्ठियां कसके बंद कर ली, इतनी कि उसके खुद के नाखून उसकी हथेली में गड़ गए।
चाहे माही कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वह उसके लिए एक अनजान अजनबी लड़की थी, पर राजेंद्र राजवंश उसके असली उसे जन्म देने वाले पिता थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी असली बेटी को धोखा दिया और अपनी गोदली बेटी को प्यार दिया, उसके प्रति बेहद कोमल रहे जिसके साथ उसका कोई खून का रिश्ता था ही नहीं, और अपनी सगी बेटी के साथ ठंडा और गुस्सैल रवैया रखा। माही एक आज्ञाकारी छोटी लड़की की तरह दिख रही थी। उसने सुमित्रा जी और राजेंद्र जी की बाहों को अपने हाथों में लिया और खुशी खुशी उन्हें लिन यिन से मिलवाया। दीदी, तुम पापा की बातों का बुरा मत मानो, मैं मिलवाती हूँ ना, ऑफिशियल इंट्रो देती हूँ मैं, ये पापा हैं और ये मम्मी है। अब से हमारा परिवार एक साथ खुशी खुशी रह सकता है। बाकी सावका इंट्रो मैं बाद में दूंगी। ऋषिता जानती थी माही का कहने का अर्थ है वो तीनों परिवार साथ में उसका भाई, पर वो यहाँ कहीं नहीं आती थी। उसे परिवार ही नहीं मानते थे ये लोग। वो तो एक अनजान बाहरी व्यक्ति थी इन लोगों के लिए, एक बाहरी लड़की जिसका इस्तेमाल करके राजेंद्र राजवंश एक अमीर बिजनेसमैन से शादी करने के लिए थी। अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था तो वे उसे कभी वापस नहीं लाते उसे। ऋषिता को इस परिवार में अपनी असली औकात पता थी, पर वो भी इन लोगों को अपना परिवार बनाने के लिए यहाँ नहीं आई थी इस बार। वो तो बस बदला चाहती थी, बदला लेना ही उसका एकमात्र लक्ष्य है अब। ऋषिता ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपनी बढ़ती नफरत को रोक लिया। माही ने ऋषिता को अपने परिवार का परिचय देने के बाद तेजी से कहा, फिर ठीक है, मैं अपनी बहन को कमरा दिखाने के लिए ले जाती हूँ। फिर उसने ऋषिता को ऊपर खींच लिया। सावधानी से जाओ, ये बच्ची बहुत खुश है। सुमित्रा जी मुस्कुराया, जब तुम इस घर में हो तो तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। भविष्य में अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। राजेंद्र जी का आदेश पीछे से आया। वह हमेशा से ऐसे ही कहते थे। 18 साल की अनुपस्थिति ने न केवल पारिवारिक संबंधों को बदल दिया था, बल्कि उसकी स्थिति भी बदल दी थी। भले ही उनका खून एक ही था, लेकिन इससे बहिष्कृत होने की उसकी नियति नहीं बदल सकी। च 11 पार्ट 11 गेट लॉस्ट। 18 साल की अनुपस्थिति ने न केवल पारिवारिक संबंधों को बदल दिया था, बल्कि उसकी स्थिति भी बदल दी थी। भले ही उनका खून एक ही था, लेकिन इससे बहिष्कृत होने की उसकी नियति नहीं बदल सकी। कितना जाना पहचाना दृश्य और कितने जाने पहचाने शब्द। अपने पिछले जन्म में भी उसने इन्हें सुना था। उसे पहले लगा कि यह उसके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि वह इस घर में रह सकती है, पर उसे न तो कष्ट सहना पड़ता है और न ही धुले हुए कपड़े पहनने पड़ते हैं, न ही उसके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन होता है। उसे कॉकरोचों से भरे कमरे में छिपकर सुबह तक भूखा नहीं रहना पड़ता। उस समय उसे ये भी लगा कि राजवंश परिवार ने उसकी किस्मत बदल दी है और उसे वह जीवन जीने में सक्षम बनाया है जिसका उसने सपना देखा था। इसलिए चाहे उनका अनुरोध कितना भी अनुचित क्यों न हो, वो उन्हें मना नहीं करती थी, बस चुपचाप सहती रहती थी। जब से वो यहाँ पर रहने आई थी, उसने पूरी तरीके से खुद को बदल लिया। हंसी मजाक, तेज तर्रार और मजबूत लड़की कहीं खो गई थी। सब वो बिल्कुल छुई मुई, शांत और विनम्र रहने वाली लड़की बन गई थी। उस समय वो बहुत भोली थी, नहीं इसे भोली नहीं कहा जा सकता, वो बेवकूफ थी जिसे बहुत आसानी से अपनी जाल में फंसाया जा सकता था। इसलिए ही तो वो माही द्वारा बुने जाल में फंसती ही चली गई और उसे पता तक नहीं चला। पर अब समय बदल चुका है, वो इतनी भी बेवकूफ नहीं रही है। वही सुमित्रा जी फिर से बोली, मेरी बेटी माही का अच्छे से ख्याल रखना, अब से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उनकी बात सुन ऋषिता व्यंग तरीके से मुस्कुराए और ठंडे लहजे में बोली, जब भी आप ऐसे बोलती हैं तो मुझे लगता है मुझे यहाँ पर एक नौकर के तौर और लाया गया है, मैडम। उसने अब एक बार भी सुमित्रा जी को मां नहीं कहा। वही उसकी बात सुन सुमित्रा जी जो मुस्कुरा रही थी, उनकी मुस्कुराहट वही जम गई। अब हालत कुछ बिगड़ गए थे। तभी माही बीच में बोली, वो ऋषिता यहाँ नई है, ना उसकी बहन होने के नाते मुझे उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करनी चाहिए, ना कि उसे मेरी और मैं दीदी बोलती हूँ क्योंकि वो वैसी ही है। वरना बड़ी तो मैं हूं ना, मैं अपना और इसका दोनों का ख्याल रख सकती हूँ। मैं अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखूंगी। माँ, अब ये ठीक है। वही अपनी छोटी सी बेटी की इतनी जिम्मेदारी पूर्ण बात सुन राजेंद्र जी और सुमित्रा जी के चेहरे और एक मुस्कान आ गई। उन्हें हमेशा से होनी इस बेटी पर गर्व होता था कि इतनी मासूम और अच्छे दिल की बेटी है। वही माही अब ऋषिता को पकड़कर लगभग खींचते हुए एक्साइटमेंट दिखाते हुए उसे उसका नया कमरा दिखाने के लिए ले जा रही थी। वो लोग जब उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे तो माही बोली, मेरी प्यारी बहना, आज से यही तुम्हारा कमरा होगा। क्या तुम्हें ये पसंद आया? ऋषिता ने अपने जिंदगी के सबसे घटिया 8 साल इसी छोटे से कमरे में गुजारे थे। वो कमरे के हर कोने से अच्छी तरीके से वाकिफ थी, ठीक वैसे ही जैसे उसे अपना पिछला जीवन याद था। क्या किस्मत फिर से दोहरा रही है खुद को?
नहीं, वह उन्हें दोबारा सफल नहीं होने दे सकती थी। ये जगह बहुत छोटी है। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं दूसरे कमरे देखना चाहता हूँ, लिन यिन ने कहा। सूफी दंग रह गई। उसने सोचा था कि लिन यिन आभारी होगी, लेकिन उसने उसे सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया था। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले एक भिखारी को किसी बेहतर चीज की चाहत रखने की हिम्मत कैसे हुई? सूफी ने उसे तुच्छ समझा, लेकिन उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान बनी रही। वह लिन यिन को दूसरे कमरे में ले गई। जैसे जैसे कमरे के दरवाजे एक एक करके खुलते गए, लिन यिन को अपनी पिछली जिंदगी याद आती गई। उस समय उसके पास दूसरे कमरे में जाकर देखने की हिम्मत भी नहीं थी। वह एक नर्म खुरमा की तरह थी जिसे दूसरे लोग धमका सकते थे। लेकिन इस बार वह अपनी पिछली जिंदगी को पूरी तरह से तोड़ देना चाहती थी और वह सब कुछ वापस लेना चाहती थी जो उसका होना चाहिए था। ऋषिता जब ये सब सोचते हुए इधर उधर दरखे रही थी कि उसने देखा वो माही के कमरे के पास है। वो जल्दी से उसके कमरे के डोर के पास आके खड़ी हो जाती है। इस कमरे का दरवाजा ही इतना खूबसूरत और एलिगेंट था कि कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। ऋषिता वहीं रुक गई। वहीं माही ने देखा कि उसके बगल में ऋषिता नहीं है, तो उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा जहां ऋषिता उसे खुद के कमरे के बाहर खड़ी दिखी। ये देखते ही अचानक ही उसके दिल में कुछ बुरा होने की भावना जाग गई। जैसे ही माही उसके पास आके उसे रोकने वाली होती है, इससे पहले ही ऋषिता ने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। ये एक खूबसूरत बड़ा और बड़ी कांच की बालकनी वाला कमरा बिल्कुल प्रिंसेस थीम से सजा हुआ था। बड़ा बेड, बड़े सोफे, इस कमरे की हर चीज महंगी थी। ऋषिता के होठों के कोने धीरे से मुद्दे और बोली, मुझे ये कमरा अच्छा लगा। मुझे यही कमरा चाहिए। माही ने जैसे सोचा था, इस झोपड़ी वाली कुतिया ने यही किया। माही जो ऋषिता के ठीक पीछे खड़ी थी, उसने अपने दांत पीस लिए। उसने मन में सोचा, ये मेरा है। कमरा मुझसे छीनना चाहती है। सपने देख रही है क्या ये खुली आंखों से? माही ने आगे बढ़कर उसे धीरे से समझाया, ऋषिता, मैं 18 साल से इस कमरे में रह रही हूं और मुझे इसकी आदत हो गई है। तुम दूसरे कमरों को क्यों नहीं देखती? अभी भी कुछ कमरे हैं जहां तुम नहीं गई हो। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये चाहिए। ऋषिता सोफे पर बेरुखी से बैठ गई और अपनी टांगे क्रॉस करके बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रही हो, तुम मेरा क्या कर सकते हो? अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे। सुमित्रा जी जो अपनी बेटी का नीचे आने का इंतजार कर रही थी, उन्हीं ने राजेंद्र जी को भी अपने साथ ऊपर खींच लिया। सुमित्रा जी को देखकर माही को लगा कि उसे सहारा मिल गया है। उसने दुखी होकर कहा, माँ, ऋषिता को मेरा कमरा पसंद है। हालांकि मुझे ये कमरा बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे उसे दे दूंगी। माही हमेशा खुद से कुछ नहीं करती थी, पर लोगों को भड़का वो अपना काम जरूर निकलवा लेती थी। वो हमेशा पहले हार मान लेती, जिससे वो कमजोर दिखती और बाकी लोग उसकी मदद के लिए पहले पहुंच जाते। और ये चल कामयाब भी हो गई। सुमित्रा जी ने पहले ही मना कर दिया। इस बेकर लड़की की इतनी हिम्मत की आते ही उनकी बेटी का कमरा छीन उसे दुख पहुंचाए। उसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे? सुमित्रा जी का चेहरा काला पड़ गया। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्या हमने उसके लिए पहले से ही एक कमरे का इंतजाम नहीं कर रखा है? उसे कहो कि वो वहीं चली जाए। 12 पार्ट 12 पहली जीत। सुमित्रा जी का चेहरा काला पड़ गया। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्या हमने उसके लिए पहले से ही एक कमरे का इंतजाम नहीं कर रखा है? उसे कहो कि वो वहीं चली जाए। ऋषिता ने जब सुना सुमित्रा जी कह रही है चली जाओ, तो वो मजाक बनाते हुए बोली, चली जाओ। कहा वापस अपनी झोपड़ी में। वही सुमित्रा जी अब पूरी तरीके से गुस्से में आ गई थी। ये लड़की पहले दिन ही झगड़े कर उनकी नाक में दम कर दिया था। वो बोली, ठीक है, अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। तुम पूरी तरीके से फ्री हो। उन्हीं ने उसे सीधे सीधे बाहर जाने का इशारा कर दिया। अगर उन्हीं आज इसे नहीं रोका तो ये लड़की सच में आगे जाके उनका ही फायदा उठाएगी। इसलिए सुमित्रा जी ने हार नहीं मानी। ऋषिता उनकी बात सुन हल्के से मुस्कुराई। मुझे पता नहीं था कि इस बड़े से महल में मेरे लिए उस झोपड़ी जैसा कमरा तैयार किया गया है। क्या उस कमरे को आप लोगों ने खास तौर पर मेरे लिए ही तैयार किया था? ये सुन सुमित्रा जी का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गया। उनकी ये बेटी यहाँ आके उनकी लाडली बेटी की चीजें छीनना चाहती है, और तो और अब उनसे जुबान लड़ा रही है। इस कामिनी से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? उन्होंने ये सोचते हुए अपने दांत पीस लिए। माही ने गुस्से में अपने होठों को काट लिया। उसे उम्मीद नहीं थी इस झोपड़ी वाली लड़की में इतनी हिम्मत होगी कि राजेंद्र जी के सामने ही वो सुमित्रा जी को धमकाएगी। लेकिन ये उसके लिए है अच्छा था। वो जितनी बदतमीजी करेगी उतना ही सबकी नजरों में गिरेगी, और ये तो उसका ही फायदा होगा ना।
माही ने ये सोच अपने चेहरे के गुस्से के भाव हटाए कि बस कुछ वक्त तक ही इसे सहना होगा। उसके बाद फिर से सब पहले की तरह हो जाएगा। अभी तक राजेंद्र जी जो अपनी पत्नी को आगे कर सारी स्थिति को देख रहे थे, आखिरकार उन्होंने शांति से कहा, बस लड़ना बंद करो। इस महल में ये अकेला कमरा नहीं है जो इस तरह लड़ रहे हो। माही तुम अपना सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दो। माही हैरान रह गई, अपने पापा की लास्ट बात सुनकर उसे लगा नहीं था कि उसके पापा उसे ही इस कमरे से निकलने को कह देंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और होंठ कुछ कहने के लिए कहते हुए खुले, ठीक है पापा, वैसे भी मैं ऐसा ही चाहती थी कि ये कमरा मैं ऋषिता को ही दे दूं। उसके बाद राजेंद्र जी ने कुछ सर्वेंट्स को बुला माही का सामान दूसरे रूम में शिफ्ट करवाने लगे और माही बस ये सब चुपचाप खड़ी देख रही थी। इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी और दिल ही दिल में वो और ज्यादा ऋषिता से नफरत करने लगी। जब इस घर को बनाया गया था तो माही ने इस घर का सबसे बड़ा कमरा ले लिया था और खुद अपनी देखरेख में डिजाइनर से कहकर इस कमरे को सजाया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ही एक दिन इस कमरे को छोड़ना पड़ेगा। माही के दिल में दर्द सा उठा, लेकिन माही ने ये शो नहीं होने दिया क्योंकि उसे अभी ऋषिता को और ज्यादा जलाना था, जिसके लिए उसे उसके लिए बहुत जाल बुनने थे। पलक झपकते ही रात के खाने का समय हो गया। ऋषिता नीचे डाइनिंग रूम में आई तो उसने देखा मुख्य सीट पर राजेंद्र जी, उसके बगल वाली सीट पर सुमित्रा जी और उनकी दूसरी साइड पर माही थी। वही सुमित्रा जी के साइड पर उसके चाचा विशाल जी और उसके बाद चाची रागिनी जी बैठी थी। तीनों भाई अभी यहाँ नहीं थे क्योंकि वो लगदेश से बाहर ही रहते थे, पर जल्द ही वो लोग भी लौटने वाले रहे। वही दादा दादी उनके पुश्तैनी घर राजस्थान में रहते थे, वो यहाँ पर अक्सर आते थे। डाइनिंग टेबल बहुत बड़ा था जहाँ आराम से 20 लोग खाना खा सकते हैं। ऋषिता को इन लोगों के सतह बैठ खाना नहीं खाना था, पर वो कर भी क्या सकती है, इसलिए वो सीधे उन लोगों से कुछ सीट दूर बैठ गई। एक किने में बैठी वो उसने अपनी सीमाएं बना दी थी। पिछले जन्म में उसे इस तरह बैठने थोड़ी तकलीफ होती थी क्योंकि पिछली बार सुमित्रा जी ने नौकरों से कहेलवा जर ऋषिता को दूर बैठने को कहा था। उस समय उसे बहुत बेइज्जती महसूस हुई, इसलिए इस बार वो कोई खड्डे में नहीं गिरेगी। और अब वो इस परिवार में शामिल भी नहीं होना चाहती थी और इन दोगले इंसानों के साथ बैठकर उसका खाना भी हजम नहीं होता, तो दूर ही रहना सही समझा उसने। माही ने देखा ऋषिता खुद ही दूर जाके बैठ गई तो वो मन ही मन मुस्कुराए और हाथ अपने जूस का ग्लास ले लिया। वही ऋषिता ने देखा नौकरों ने खाना परोसना शुरू कर दिया है। ऋषिता ने खाने पर नजर मारी। माही की तरफ कुछ ज्यादा ही खाने की वानगियां रखी थी, जैसे मांगे विदेशी खाने जिसे शायद ऋषिता ने देखे तो क्या नाम भी नहीं सुने होंगे। सारी चीजें लगभग माही की पसंद की थी। वही जब ऋषिता ने देखा कि उसकी ओर सिर्फ कुछ सब्जी के पत्ते जिसे शायद ढंग से काटा भी नहीं गया था और आलू की कच्ची गली सब्जी जिसमें आलू कम पानी ज्यादा नजर आ रहा था और सूखी रोटियां रखी हुई थी। ये ठीक वैसा ही था जब वो पिछले जन्म में यहाँ आई थी, तब भी उससे यही परोसा गया था। खुद माही में नौकरों के सिर पर खड़े रहकर बनवाया था ये, जैसे वो उसे कहना चाहती हो कि भले ही तुम इस महल में आ गई वो, पर कभी इस परिवार का हिस्सा नहीं बन पाओगी और तुम इसी खाने के लायक हो। माही जो तिरछी नजरों से ऋषिता को देख रही थी, जब उसने देखा कि वो उसकी ओर देख रही है तब वो प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, वो मुझे लगा कि शायद तुम्हें इस तरह के खाने की आदत नहीं होगी और इससे तुम्हारा पेट भी खराब हो सकता है ना, इसलिए मैंने खास आपके लिए आप जो हर रोज खाती हो वही बनवाया है। तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे ये महसूस करवाने के लिए कि मैं अभी भी इस झोपड़ी में रह रही हूँ जहाँ ना खाने का ठिकाना था ना रहने का। ऋषिता ने थैंक्स तो कहा, पर उसके चेहरे के भाव काफी ज्यादा ही ठंडे थे। अपने पिछले जीवन में ऋषिता ने ऐसी स्थिति का सामना करने पर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की थी। उसने कुछ कार्ड भी लिए थे। रविंद्र जी और सुमित्रा जी ने माही की इतनी फिक्र करने के लिए प्रशंसा की। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि घर के नौकर उसके ऐसे कामों के बारे में क्या सोचेंगे। 13 पार्ट 13 खाने पर वार्तालाप। ऋषिता को पता था कि यहाँ के नौकर भी उसे नहीं पसंद करे थे, इसलिए ही तो उसके लिए घटिया देहाती और कामिनी कुतिया जैसे वर्ड्स को यूज करते थे। ऋषिता को एक एक बात याद थी, उसके पिछले जन्म की किसने उसे क्या कहा और क्या किया। वही माही जिससे लगा था कि ऋषिता चुपचाप खाना खा लेगी, उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कहेगी। उसके तो होंठ भी नहीं खुल रहे थे कुछ कहने के लिए। क्या उसे डर नहीं था मम्मी पापा का, या फिर पहले दिन ही वो इस घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रही थी। वही उसके चाचा चाची ने इस बीच कुछ ना बोलना ही सही समझा। सुमित्रा जी ने ऋषिता के आगे रखे खाने को देखा, उनका चेहरा ही बिगड़ गया खाने को देख।
सोच इतना घटिया दिख रहा था खाना कि देखने भर से उनका चेहरा बिगड़ रहा था। वही खाना माही ने ऋषिता को खाने के लिए दिया है। अगर ये बात बाहर फैल गई तो उन्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा कि वो एक इंसान को ढंग का खाना भी नहीं दे सकते। वही उनके साथ खड़ी नौकरानी ने जैसे ही उनके चेहरे के भाव देखे उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए बिना एक और गवाए वो उन खाने को टेबल पर से हटाने लगी। पर तभी ऋषिता ने उन्हें रोक दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सही कहा माही ने, मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं कहाँ से आई हूँ, तो मैं इस खाने को फेंकने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ। तभी राजेंद्र जी ने ठंडी आवाज में कहा, उस स्लम एरिया का जिक्र फिर कभी किसी के भी सामने मत करना। ये सुन ऋषिता के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वो बोली, क्या मैं जहां से आई हूं वो जगह इतनी शर्मनाक है आपके लिए? तभी राजेंद्र जी ने बात को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहा, तुम अब इस परिवार का हिस्सा हो, मैं नहीं चाहता कि आगे जाके कोई भी इस जगह की वजह से तुम्हारा अपमान करे। ये बोलते वक्त उन्होंने सुमित्रा जी और माही की ओर एक चेतावनी भरी नजरों से देखा। वही माही अपने पिता की नजरों को समझ चुकी थी। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गई, मानो वो किसी भी पल रो देगी। मुझे माफ कर दो, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा इसलिए मैंने खुद तैयार किया ये सब। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा। मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहती। माही को लगा नहीं रहा कि इसका पासा उसी पर उल्टा पड़ जाएगा। वो हार नहीं मानना चाहती थी और ना ही ऋषिता से माही मांगना चाहती थी, पर उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। उसके पापा के मन में वो अपने लिए कोई बुरे ख्याल नहीं रख सकती थी। उसने मन में ठान लिया कि इस स्लम वाली कुतिया को जल्द ही वो उस घर से उठाकर बाहर फेंक देगी। राजवंश परिवार की एक ही बेटी है, सिर्फ एक। ऋषिता लगातार माही को मात दे रही थी, उसकी हर चाल नाकामयाब हो रही थी, जिससे माही को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ऋषिता को उसकी औकात दिखाना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसे पता चले कि उसकी औकात एक कुत्ते से भी गई गुजरी है। इस परिवार में वो कभी उसकी जगह नहीं ले सकती, भले ही वो इस परिवार की असली बेटी क्यों ना हो। पर वो सामने से ये दिखाना नहीं चाहती थी कि वो ये चाहती है कि ऋषिता यहाँ से चली जाए, बल्कि वो चाहती थी कि ऋषिता खुद ये घर छोड़ दे। तो क्या हुआ कि उसने उसके लिए जालबुन साजिश रच बाहर निकाल दिया। ऋषिता जिस तरह से दलदल से आई थी वो इस अमीर समाज में शामिल होने योग्य ही नहीं है। माही के गले से निवाला भी नहीं उतर रहा था। उसे लग रहा था कि मन ही मन ऋषिता उस पर हंस रही होगी। और शायद ये सच भी था। ऋषिता आज सुकून से खाना खा रही थी, बिना किसी टेंशन के। कुछ देर बाद खाना खाने के बाद सब अपने कमरे में चले गए। माही भी अपने छोटे से कमरे के बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसके हाथ बेडशीट पर कैसे हुए थे। वो आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे सोचते हुए वो और ज्यादा गुस्सा होने लगी। कैसे ऋषिता ने उससे उसका कमरा छीना और कैसे उसके पापा ने उसे उस कमरे से बाहर निकल जाने के लिए कहा। कैसे आज पहली बार उसके पापा ने उससे ऊंची आवाज में बात की और कैसे उसे आंखें दिखाए और कैसे ऋषिता ने आज उसकी बेइज्जती की। ये सब सोचते सोचते उसका सिर फटने लगा। पर फिर उसने एकदम से खुद को शांत कर दिया। वो शांत हुए आने वाली योजना के बारे में सोचने लगी। अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और वो डेविल मुस्कान के साथ बोली, अब मैं देखती हूँ इस कुतिया को कौन बचाता है। उसके बाद वो सो गई। इधर ऋषिता खिड़की से चंद को देख रही थी, बस देख रही थी। उसकी आंखें उदास थी। भले ही आज वो माही को सबक सिखाने में कामयाब हुई थी, पर कल का क्या, कल वो और ज्यादा मुश्किलें खड़ी करेगी। ये सोचते हुए ऋषिता ने एक गहरी सांस भरी और फिर उसने सोचा, कल का कल देखा जाएगा, अभी आज जी लेती है। और फिर वो चैन की नींद सोने चली गई। अगली सुबह माही ने ऋषिता के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। कमरे में रखे परिचित सामान को देखकर ऐसा लगा कि ये सभी चीजें कभी उसकी थीं। केवल वह भव्य राजकुमारी बिस्तर ही न्यूयॉर्क के डिजाइनरों द्वारा विशेष रूप से बनाया गया था। कमरे में एक बड़ी खिड़की भी थी जहां से सभी खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते थे। उसका नया कमरा बहुत घटिया था। माही मन ही मन नाराज थी, लेकिन उसे मुस्कुराना पड़ा। क्या तुम्हें कल रात अच्छी नींद आई? मैं ठीक हूँ, बस कमरे में बहुत बदबू है जिससे मुझे अच्छी नींद नहीं आई। मेरे कमरे से बदबू कैसे आ सकती है? माही हैरान थी। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे इस गंध से एलर्जी है। ऋषिता ने अपने हाथ में इत्र की एक ताज़ा खुली बोतल लहराई। यह माही का पसंदीदा परफ्यूम था। इसका एक स्प्रे कुछ दर्जन अमेरिकी डॉलर के बराबर था। एक देहाती के लिए ऐसी अच्छी चीज की सराहना न करना सामान्य बात थी। पार्ट 14, माही का एक और नाटक। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे इस गंध से एलर्जी है। ऋषिता ने अपने हाथ में इत्र की एक ताज़ा खुली बोतल लहराई। यह माही का पसंदीदा परफ्यूम था। इसका एक स्प्रे कुछ दर्जन अमेरिकी डॉलर के बराबर था। एक देहाती के लिए ऐसी अच्छी चीज की सराहना न करना सामान्य बात थी।
माही ने आंखों ही आंखों में रिशिता का मजाक उड़ाया, पर अब उसे एक अच्छी बहन का नाटक तो करना ही था ना। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो इसे फेंक दो। मुझे नहीं होता था कि मेरी बहन को इस परफ्यूम से एलर्जी है। शायद तुम्हें महंगे परफ्यूम की आदत नहीं होगी ना। रिशिता की आंखों से माही के उपहास छुपा नहीं था, इसलिए वो नफरत के साथ बोली, इसकी स्मेल ही इतनी घिनौनी है कि इसे सूंघते ही मुझे उल्टी करने का मन करता है। हमारे वॉशरूम भी ऐसे नहीं स्मेल करते थे वहां झुगी झोपड़ी में। अपने इतने महंगे परफ्यूम की तुलना वॉशरूम से करते देख माही को बहुत गुस्सा आ गया। तुम, वही रिशिता को हंसी आ रही थी मन ही मन माही के एक्सप्रेशन को देखकर। माही ने अपना गुस्सा दबा लिया। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने अपने पिछले जीवन में जो कुछ किया था उसकी तुलना में उसे 0.001% भी नहीं मिला था। उसे और अधिक दृढ़ रहना था। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। उन्हें धीरे धीरे अपना हिसाब चुकता करना था। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? रिशिता ने पूछा और उसने इत्र को कूड़ेदान में फेंक दिया। माही जो अभी अभी खुद को शांत कर रही थी, उसका गुस्सा और बढ़ गया रिशिता की हरकत को देखकर। उसने जल्दी से गहरी सांस ली और अपने दिल में गुस्से को दबा लिया। उसने दिखावा किया कि कुछ हुआ ही नहीं और कहा, मैं यहाँ बहन से कहने आई हूँ कि वह मेरे साथ नाश्ता करे। चलो साथ में नीचे चलते हैं। माही ने रिशिता को बेड से उठाया और उसका हाथ पकड़ आगे किया और दूसरे हाथ से उसने बेडशीट के नीचे एक मानिक की रिंग रख दी। वही रिशिता अभी भी कंफ्यूजन में माही को देखे जा रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि माही उसे लेने के लिए आई है। उसके पिछले कामों को याद काफ उसे पहले ही लगा कि शायद माही कुछ तो साजिश कर रही है उसके खिलाफ। इतना सोच उसने माही का हाथ झटक दिया और बिना किसी इमोशन के साथ उसे देखते हुए बोली, मैं अभी ही उठी हूँ, फ्रेश हो जाओ। क्या तुम्हारे घर में फ्रेश होने का रिवाज नहीं है, या झूठे मुंह हुए खाना खा लिया जाता है? अपनी बार बार हो रही बेइज्जती पर माही का गुस्सा फूटने के कगार पर था। वो मुश्किल से इसे दबा पाई थी, पर फिर बात की सिचुएशन को सोच उसने कुछ नहीं कहा। इतने में रिशिता फिर से बोली, मैं आ रही हूँ, तुम जाओ नीचे। वही माही कोई बात अब अजीब नहीं लगी, और वैसे भी वो जो काम करने आई थी वो तो हो गया, अब उसे इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए एक झूठी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है मैं जाती हूँ, पर तुम भी जल्दी आ जाना, मम्मी पापा को ज्यादा वेट मत करवाना, ठीक है? वो धीरे धीरे जाने लगी। उसे लगा रिशिता उसे पीछे से रोक यहाँ रुकने के लिए कहेगी क्योंकि नहीं जो है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे उसका मुंह बन गया और वहां से बाहर निकल गई। वही रिशिता ने उसके पीछे से अपना मुंह बिचकर दिया और झट से दरवाजा बंद कर दिया। और फिर वो सोचने लगी कि ये चुड़ैल सुबह सुबह क्यों दर्शन देने आई थी। वो अपनी पिछली जिंदगी की घटनाओं के बारे में सोचने लगी, तभी उसे याद आया कि उस वक्त उस पर चोरी का इल्जाम लगा था। माही ने नाटक करते हुए उस पर एक रिंग के चोरी का आरोप लगाया था। तब वो रंग उसके पुराने रूम में बेडशीट के नीचे मिली थी, जिस पर सुमित्रा जी ने उसे खरी खोटी सुनाते हुए मारा भी था, और 2 दिन तक उसे भरी दोपहर में पूरा गार्डन साफ करवाया जाता था सजा के दौर पर। ये सब याद आते ही उसकी मुठ्ठियां कस गई, और फिर थोड़ी देर बाद उसने बेडशीट के नीचे से रिंग निकाली, जो ठीक वही थी जहां पीछे जन्म में उसके पुराने कमरे से मिली थी। उसने उस रिंग को देखा, काफी ज्यादा खूबसूरत रिंग थी ये। उसके बाद वो नहा धोकर तैयार हुई और उस रिंग को लेकर अपने कमरे से बाहर निकल गई। फिर वो रास्ते जब माही का कमरा उसने खुला देखा तो बिना किसी हिचकिचाहट के वो अंदर घुसी और वो रिंग उसी कमरे के डस्टबिन में डाल दी। फिर वो लहराते हुए वहां निकल गई। अब मजा आएगा जब सबके सामने माही जोकर साबित होगी। वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसे माही की रोटी हुई दुखी आवाज सुनाई दी, मम्मा वो रिंग भाई ने दी थी मुझे मेरे बर्थडे पर। अगर उसे ये रिंग चाहिए ही थी तो वो मुझसे कहती, मैं दे देती। पर जब मैं कमरे में गई उसे तब मेरे हाथ में थी, मुझे याद है, और जब नीचे आई तो नहीं है, मतलब जब मेरा ध्यान नहीं था तब उसने निकाल ली होगी। वो बोल ही रही थी कि रिशिता उनके पास जाने लगी, तभी सुमित्रा जी की नजर भी उस पर पड़ गई। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। इस लड़की ने उनकी प्यारी लड़की की इतनी प्रिंसियस चीज ले ली और उसे दुखी कर दिया। वो रिशिता पर चिल्लाते हुए बोली, यहाँ आओ तुम। रिशिता धीरे धीरे उनके पास जाने लगी। फिर उसने अपनी भौहें उचका कर पूछा, ऐसा भी क्या हो गया जो आप सुबह सुबह इस तरह चिल्ला रही हैं मैडम? वही सुमित्रा जी का गुस्सा आसमान छूने लगा। ये लड़की इतना कुछ करने के बाद भी उनके सामने इतनी शाता होने का दिखावा कर रही है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। उनका चेहरा लाला हो गया। वो गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की चीजें चुराने की? माही ने उन्हें मनाने का नाटक किया और नाक सिकोड़ हुए कहा, माँ रिशिता को मत डराओ, उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं होगा, शायद उसे यह बहुत पसंद है। पार्ट 15 योजना फेल होना। उनकी बात सुनकर तो रिशिता की भौहें ही उठ गई, पर अभी वो कुछ बोली नहीं। तभी सुमित्रा जी आगे बोली,
जो चीज तुम्हें पसंद आएगी वो चुरा लोगी क्या? अब तुम चोरनी भी बन गई। हमारे राजवंश और परिवार में ऐसी घिनौनी आदत किसी की भी नहीं है। उन्होंने गुस्से में जो दिल आया वो बोल दिया। उन्होंने इशारा उसके दिल की तरफ किया हुआ था। वो कांप रही थी लिटली गुस्से से। तुमने जहां भी छुपाए हैं जल्दी से उसे लेकर आयो और अपनी बहन से माफी भी मांगो। वही माही ने भी उनके गुस्से को हवा देते हुए मासूम और दुखी आवाज में बोली, रिशिता मेरी बहन प्लीज वो रिंग दे दो मुझे वापस। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो पर वो रिंग मुझे वो दे सो। वो रिंग मेरे भाई ने, मतलब हमारे भाई ने दी थी मुझे। तुम दूसरा कुछ ले लो मुझसे, पर ये नहीं। अपने सामने चल रहे नाटक को देखते हुए रिशिता ने अपनी बाहें मोड़ लापरवाही से कहा, ऐसा भी क्या चुरा लिया? और मैंने कुछ चुराया ही नहीं तो वापस क्या करूं? और किस रिंग की बात कर रही हो तुम? मैंने तो नहीं देखी कोई रिंग तुम्हारे हाथ में। उसकी इस लापरवाही भरी बात सुन सुमित्रा जी उसे डांटते हुए बोली, एक चोरी की एयर अब झूठ बोलने की भी हिम्मत कर रही हो? अपनी इन बुरी आदतों को ना सुधार लो। सुमित्रा जी को माही पर पूरा भरोसा था, इसलिए कब से रिशिता को डांटे जा रही थी। तभी राजेंद्र जी की आवाज गूंज उठी, वाह क्या चुरा लिया? वो रिशिता के पीछे आके कजादे हो गए। सुबह सुबह तुम लोगों का तमाशा शुरू हो गया। क्यों इतनी चिल्लाहट है यहाँ पर? माही हमेशा की तरह के मासूम अंदाज में अपनी पलकें झपकाते हुए उन्हें देख बोली, पापा आज मैं नीचे जाने से पहले रिशिता के कमरे में गई थी और जब मैं बाहर आई तो मेरे हाथ में वो रिंग नहीं थी जो भाई ने मुझे दी थी मेरे बर्थडे पर। वो गायब है अब। राजेंद्र जी की नजरें तुरंत रिशिता पर गई तो उसने लापरवाही से अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं क्यों चुराऊंगी, जबकि मैंने तो देखा भी नहीं। और ये क्या बोल रही है? अगर मैंने उसके हाथ से निकाला होगा तो क्या इसे पता नहीं चलेगा क्या? ऐसा पहले कभी हमारे घर में नहीं हुआ। अब यहाँ कोई चोरी हुई है और ये तुम्हारे आने के अगले दिन ही हुआ है। सुमित्रा जी ने बिना किसी संदेह से कहा। उनकी गोदली हुई बेटी पवित्र और दोषहीन थी, जबकि उनकी खुद की सगी बेटी एक दाग थी उनके लिए। रिशिता कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैंने कुछ नहीं किया और जब मैंने कुछ किया नहीं तो मैं क्यों मानूं कि मैंने ली है इसकी रिंग? माही उदास हो गई। उसे यूं उदास देख सुमित्रा जी भी दुखी हुई। उन्हें अब गुस्सा आने लगा। उनकी ये बेटी इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? क्या वो अपनी मासूम बहन का दिल दुखाना बंद नहीं कर सकती? कल से वो कितनी बार माही को दुखी कर चुकी है। वो बोली, ठीक है तुम नहीं मान रही ना, अब मैं खुद तुम्हारे कमरे की तलाशी लूंगी और अगर तुम्हारे कमरे से वो रिंग मिली तो सजा के लिए तैयार हो जाना। रिशिता वहां शांति से खड़ी रही। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो जानती थी इसका अंत क्या होगा। तभी अचानक एक आवाज आई, सब रुक गए। आंटी मरिया ने महसूस किया उसके पास खड़ी नौकरानी कांप रही है तो उन्होंने उसे देखा। वो हैरान हो गई क्योंकि उसके हाथ में वही रिंग थी जो अभी अभी चोरी हुई थी। माही की रिंग थी वो। उन्होंने जल्दी से उस नौकरंज का हाथ पकड़ लिया तो उस नौकरनी के हाथ से रिंग नीचे गिर गई। सभी ने उस ओर देखा। माही को भी यकीन नहीं हुआ। ये रिंग तो वो खुद रिशिता के कमरे में छोड़कर आई थी। इसने अपने हाथों से वहां छुपाया था ताकि सबूत के तौर पर जब रिशिता के कमरे की तलाशी ली जाए तो सारा इल्जाम उस पर आ जाए। तो इस नौकरानी के हाथ में कैसे आई रिंग? आंटी मरिया ने आश्चर्य से पूछा, मिस की रिंग तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है? नौकरानी इतनी डर गई कि वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कांप उठी और बोली, मैंने इसे मिस के कमरे के डस्टबिन से उठाया है। मैं पूछना चाहती थी लेकिन जब मैं नीचे आई तो मैंने मिस को रोते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाली थी। मैंने देखा कि वह बेचैन थी। मुझे डर था कि वह गलतफहमी में होगी कि मैंने उसे चुराया है, इसलिए मैंने बोलने की हिम्मत नहीं की। वहां सन्नाटा छा गया। माही तो हैरान ही हो गई। ये रिशिता किस मिट्टी की बनी है और क्या किस्मत लेके पैदा हुई है? इससे दिल करना इतना मुश्किल क्यों है? तभी राजेंद्र जी बोले, राजवंश परिवार ऐसे लोगों को कभी नहीं पालता जो नमक हरामी करे हमारे परिवार के साथ। वही रिशिता हंसते हुए बोली, कौन कह रहा था कि मैंने चोरी की है? सच्चाई तो कुछ और ही बता रही है। माही ने जल्दी से कहा, सीस मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। वो अच्छा है कि बात पहले ही सामने आ गई। मैंने बस तुम्हें गलत समझ लिया। मुझे विश्वास था कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो। माही के शब्द जितने अधिक ईमानदार थे, रिशिता को उतनी ही ज्यादा नफरत महसूस हो रही थी। ये उसका बैड लक था जो उसकी सारी चालें नाकामयाब हो रही थी। अब रिशिता वो लड़की नहीं रही भोली भली जो पिछले जन्म में थी। अब वो स्ट्रांग हो चुकी है और उसे माही को मात देना आ गया है। अब माही कुछ भी कर ले वो उसकी चाल में नहीं फंसने वाली। राजेंद्र जी ने सारा मामला सुलझाने के बाद कहा, अब बैठ भी जाओ। सब ठीक है। वो चारों अपनी अपनी जगह बैठ गए।
माही ने राजेंद्र जी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वो उसकी चालाकियत न देख ले। उसे डर था कि उसकी आज्ञाकारी छवि जो उसने बनाई थी वो सबके सामने ढह ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो इस परिवार में सब उसके खिलाफ हो जाएंगे। खाने की मेज पर सुमित्रा जी का चेहरा काला पड़ा हुआ था। वो तो बस माही के साथ खड़ी होना चाहती थी, पर अंत में वही बेवकूफ बन गई। उनको गिल्ट फील हुआ था आज पहली बार रिशिता के लिए। क्या शुरुआत थी। माही का मूड खराब था और उसे खाने से भरी मेज खाने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जब उसने राजेंद्र जी को खाते देखा तो उसने फिर भी एक निवाला खा लिया। अब यहाँ सिर्फ रिशिता है जिसने अभी तक एक निवाला तक नहीं खाया था। वो देख राजेंद्र जी बोले, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? रिशिता ने ठंडे स्वर में कहा, क्या मुझे ऐसी जगह पर खाना खाना चाहिए जहाँ के सारे लोग मुझे इतनी नफरत करते हैं कि मेरी सबके सामने मेरी इज्जत उतर दी? मुझे चोर साबित कर दिया। यहाँ पर सिर्फ घर के लोग नहीं, कितने नौकर भी थे। वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? नहीं, ये मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट के खिलाफ है। मैं नहीं कहूँगी खाना। अगर यहाँ मैं किसी को पसंद ही नहीं थी तो मुझे वापस क्यों बुलाया आपने? सुमित्रा जी आप में गिल्ट के साथ बोली, मेरी छोटी सी ऋषि, ये मम्मा की गलती की वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अगली बार मैं जरूर तुमसे पहले पूछूंगी। ये बोल उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ फिरोना चाहा, पर रिशिता दूर खिसक गई। उसे नफरत महसूस हो रही थी। पार्ट 16 रिशिता रोग्ड, माही शोक्ड। रिशिता ने ठंडे स्वर में कहा, क्या मुझे ऐसी जगह पर खाना खाना चाहिए जहाँ के सारे लोग मुझे इतनी नफरत करते हैं कि मेरी सबके सामने मेरी इज्जत उतर दी? मुझे चोर साबित कर दिया। यहाँ पर सिर्फ घर के लोग नहीं, कितने नौकर भी थे। वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? नहीं, ये मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट के खिलाफ है। मैं नहीं कहूँगी खाना। अगर यहाँ मैं किसी को पसंद ही नहीं थी तो मुझे वापस क्यों बुलाया आपने? सुमित्रा जी आप में गिल्ट के साथ बोली, मेरी छोटी सी ऋषि, ये मम्मा की गलती की वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अगली बार मैं जरूर तुमसे पहले पूछूंगी। ये बोल उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ फिरोना चाहा, पर रिशिता दूर खिसक गई। उसे नफरत महसूस हो रही थी। रिशिता के ऐसा करने से सुमित्रा जी का चेहरा जम गया, पर रिशिता ने उन और जरा भी ध्यान नहीं दिया। रिशिता को उनकी फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उनका ये थोड़ा प्यार उसके पूरे जन्म की नफरत को नहीं बदल सकता ना। पर अब माही का चेहरा जम चुका था, जिसे रिशिता ने बराबर नोटिस कर लिया था। आखिर यही तो वो चाहती थी। अपने माँ पापा के दिल में रिशिता के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनना उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था। उसे ये देख घुटन महसूस होने लगी थी। रिशिता ने माही के चेहरे के भाव देखे। थोड़े ही समय में काफी ज्यादा बदलाव हो चुका था। वो जानती थी कि वो क्या सोच रही है। उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो जरूर उसके खिलाफ नई चाल चलेगी। और रिशिता के लिए ये सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यही तो वो चाहती है। नाश्ते के बाद माही बेडरूम में लौट आए, छोटे से कमरे को देखते हुए और यह सोचते हुए कि पिछले 2 दिनों में रिशिता ने उसे कैसे शर्मिंदा किया था। माही अपने सीने में गुस्से को दबा नहीं सकी और गुस्से से भड़क उठी। रिशित इस घर में बस 2 दिन से ही रह रही थी, लेकिन वो अब पहले से ज्यादा अच्छा महसूस कर रही थी। पर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये सब कुछ और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। वही माही अपना गुस्सा अपने कमरे की चीजों को तोड़ फोड़कर निकालने लगी। उसने सोचा उसे कैसे भी कर इस रिशिता को जल्दी से जल्दी इस घर से निकालना होगा। माही ने अपना गुस्सा जाहिर करने के बाद नौकरों को सफाई करने के लिए बुलाया, जबकि वह खुद अपने कपड़े बदलकर जाने के लिए तैयार हो गई। रिशिता के साथ इस घर में वह अब और नहीं रह सकती थी। वह बाहर जाकर अपने आप को शांत कर लेना चाहती थी, फिर रिशिता से कैसे निपटना है इस बारे में सोचना चाहती थी। रिशिता ने अपने कमरे की बालकनी से माही को राजवंश महल से बाहर निकलते हुए देखा। वो जानती थी कि 2 बार हारने के बाद माही अब शांत नहीं बैठेगी। वो पहले से ज्यादा खुन्नस खाए बैठी होगी। उन दोनों के बीच लड़ाई और भी बदतर हो जाएगी। लेकिन उसे अब डर नहीं लग रहा था। आखिर एक बार मरकर ये जिंदगी ली थी उसने। वह बदला लेने के लिए नश्वर दुनिया में लौटी थी। वह उन्हें अपने पिछले जन्म में अनुभव किए गए दर्द का स्वाद चखाएगी। बैंग बैंग, आंटी मारिया ने दरवाजा खटखटाया। रिशिता ने पीछे मुड़ देखा तो दरवाजे से ही आंटी मारिया की आवाज आई। मिस रिशिता, मैडम ने मुझे आपके लिए कुछ लाने के लिए कहा है। जब उसने दरवाजा खोला तो आंटी मारिया के हाथ में हीरे के गहनों का एक सेट था। उसने रिशिता की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा, मैडम ने आपके लिए ये चुना है। मैं इसे कहाँ रखूं? रिशिता ने एक नजर डाली। वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन आंटी मारिया ने अपने पिछले जीवन में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। वह आंटी मारिया को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अंत में इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि उसके मुंह से निकले शब्द इतने अच्छे नहीं थे।
ठीक है, उन्हें मेरी तरफ से धन्यवाद देना, पर यह भी कहना कि अगर उन्हें मुझे चोरी के इल्जाम में फंसाना ही है तो कोई और तरकीब आजमाए, वरना मुझे लगता है उनका मुझे यहाँ से बाहर निकालने का सपना सपना ही ना रह जाए, ऐसा मुझे डर है। आंटी मरिया जानती थी कि सुमित्रा जी ने सुबह बहुत कुछ गलत किया है, इसलिए उन्होंने सलाह दी, मैडम को भी सुबह जो हुआ उसके लिए पछतावा है और वह खुद को दोषी मानती हैं। उन्हें बस आपको समझने की कमी है, इसलिए वह ऐसी हैं। आप दोनों माँ और बेटी हैं। एक दिन मैडम आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा उन्होंने मिस माही के साथ किया करती है। उन्हें बस कुछ समय चाहिए। माँ और बेटी, सुमित्रा जी और माही ही माँ और बेटी थीं। उसका होना असंभव था। हालांकि वह आंटी मरिया के प्रति सम्मान दिखाते हुए तिरस्कारपूर्ण थी, लेकिन उसने कुछ भी बुरा नहीं कहा। उसने केवल इतना कहा, धन्यवाद आंटी मरिया, मैं समझती हूँ। कुछ देर बाद ऋषिता भी राजवंश महल से बाहर निकली। वो कुछ खरीदारी करना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ के सबसे बड़े मॉल गई। इस मॉल में गहनों की बहुत सारी दुकानें थी। रिहिता इसलिए ही यहाँ आई थी, उसे अपने लिए कुछ गहने चाहिए थे। ऋषिता ने कोई मेकअप नहीं किया था और न ही उसने कोई आभूषण पहना था। दुकान के मेन गेट पर मौजूद सेल्समैन को ऐसे ग्राहक को देखने की भी जहमत नहीं उठानी पड़ी। उसने उसे बाहर बुलाने की भी कोशिश की। मिस, क्या आप गलत जगह पर हैं? यहाँ सबसे सस्ते आभूषण की कीमत 1 लाख रुपए है। क्या 1 लाख रुपए बहुत है? ऋषिता ने शांति से पूछा। सेल्समैन की नज़र ऋषिता पर नहीं पड़ी। ये देखकर कि उसके कपड़े की कीमत 300 रुपए से ज्यादा नहीं थी, उसकी आंखों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। मुझे मत बताना कि तुमने पहले कभी 1 लाख रुपए नहीं देखे हैं। तो अंदर मत आना। ऋषिता ने उसे स्थिर दृष्टि से देखा। उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं, जिससे विक्रेता डरकर 2 कदम पीछे हट गया। मैं यहाँ खरीदारी करने आया हूँ, आपके मजाक को सुनने नहीं। चूंकि तुम बेचना नहीं चाहते, इसलिए मैं अब तुम्हें मना नहीं करूंगी। ऋषिता ने एक गोल्ड का कार्ड निकाला जिससे पूरी दुकान खरीदी जा सकती थी और फिर वो दुकान से बाहर चली गई। उसने पीछे मुड़कर हैरान विक्रेता की ओर देखा और कहा, मुझे 1 लाख रुपए नहीं पता। मैं बस इस दुकान पर जाऊंगी जहां हर चीज की कीमत कम से कम 10 लाख। विक्रेता, जो अभी तक तिरस्कारपूर्ण व्यवहार कर रहा था, को तुरंत ही इस बात का अफसोस हुआ कि उसने एक बड़े ग्राहक को जाने दिया जो उसे 1 साल का कमीशन दिला सकता था। पार्ट 17, सेल्समैन को सबक सिखाना। जब उस सेल्समैन ने ऋषिता के हाथ में गोल्ड कार्ड देखा तो उसे समझ आ गया कि ये बहुत बड़ी आदमी की बेटी होगी। पर जब उसने देखा कि ऋषिता जाने को हुई है, तभी उसने अपने बिहेवियर में 180 डिग्री का चेंज किया और वो विनम्रतापूर्ण मुस्कान के साथ ऋषिता का रास्ता बीच में ही रोक लिया। ऋषिता ने उसकी ओर देखा मानो कह रही हो, अब क्या है? उसे याद आया कि सामने वाला वही सेल्समैन है जिसने पिछले जन्म में माही का साथ दिया था और उसे नकली ज्वेलरी पकड़ा दी थी और बहुत महंगे दाम में उसने उसे बेचा था। उस समय ऋषिता नादान नहीं कह सकते, बेवकूफ थी थोड़ी सी, इसलिए उसने इनकी चालों को उनका प्यार समझ लिया और वही नकली गहने पहनकर वो अपने फैमिली डिनर में चली गई थी, जिसे सबने नोटिस किया और दादी ने उसे बेवकूफ और कम अकल भी कह दिया। दादी को लगा कि इस लड़की में कोई काबिलियत है नहीं है। नकलो सामान के लिए उसने लाखों रुपए ऐसे ही फूंक दिया। क्या इसे इतना भी फर्क नजर नहीं आता नकली और असली में? अपनी दादी की बातों को सुनकर वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई थी। उस वक्त राजेंद्र जी को भी इस बात से बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई थी, जिससे उन्हीं ने ऋषिता के ऐसे डिनर और पार्टी में जाने पर रोक लगा दी और फैमिली डिनर से भी उसे बाहर कर दिया गया था। ऋषिता ने इस जीवन में कभी उसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन वह खुद उसे खोजने आई थी। उस स्थिति में वह उसे सबक सिखाएगी। ऋषिता ने अपनी भौहें उठाईं और उसकी ओर देखा। और क्या मिस, हमारी दुकान में नवीनतम मॉडल विशेष रूप से आपके लिए उपयुक्त है। मेरा मतलब था कि 50,000 से कम वाले आपके लिए उपयुक्त नहीं हैं। ऋषिता ने उसे चंचल भाव से देखा। और क्या मैं आपको इसे दिखाने के लिए ले जा सकता हूँ? विक्रेता ने अपनी मुस्कान को बिल्कुल भी कम करने की हिम्मत नहीं की। उसका चेहरा मुस्कुराने से दुख रहा था, लेकिन फिर भी उसे इसे बनाए रखना था। आखिरकार उसने अचानक सामने आए एक बड़े ग्राहक को नाराज कर दिया था। ऋषिता को घिन आ गई। उस समय उसने इस तरह से माही के साथ पक्षपात करने की कोशिश की थी। अब वह प्लास्टर की तरह उससे चिपक गई थी और उसके साथ पक्षपात करना शुरू कर दिया था। तो फिर चलो हम जाकर देखें, ऋषिता फिर से दुकान में दाखिल होते हुए कहा। जब वे दुकान में दाखिल हुए तो वहां कई सेल्स पर्सन थे। हालांकि ऋषिता ने घिसे पिटे कपड़े पहने थे, लेकिन उसके सुंदर चेहरे को किसी सजावट की जरूरत नहीं थी। साधारण कपड़े भी उसकी खूबसूरती को नहीं छिपा सकते थे।
वे उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसने अपनी पतली उंगलियां कांच के काउंटर पर रखीं और उसे धीरे से खटखटाया। ऋषिता ने इत्मीनान से हीरे का हार और ब्रोच चुना, उसकी हरकतें स्वाभाविक आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। दूसरी सेल्सपर्सन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह मुस्कुराते हुए उसके पास आए और बोली, मिस, मैं इसे लाने में आपकी मदद करूंगी। धन्यवाद, मुझे इस काउंटर पर सबसे महंगी चीजें लाकर दो, ऋषिता ने एकदम धीरे से कहा। जब दरवाजे पर खड़ी सेल्सपर्सन ने ये सुना तो उसे डर लगा कि कहीं उसका ग्राहक कोई और न छीन ले। वह चिल्लाई, मुझे इसे लेने दो, ये वीआईपी मेरा ग्राहक है। ऋषिता ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, अपने गंदे हाथों से मेरी चीजों को मत छुओ। सेल्सपर्सन दंग रह गई। उसने निराशा में देखा कि कैसे यह बड़ा ऑर्डर उसकी आंखों के सामने फिसल गया और किसी और का ऑर्डर बन गया। वह क्रोधित और चिंतित थी, लेकिन वह भड़क नहीं सकी। वह इतनी क्रोधित थी कि वह लगभग बेहोश हो गई। जब विक्रेता ने बिल का भुगतान करने के लिए ऋषिता का कार्ड लिया तो ऋषिता ने उसकी बेकाबू चीखें भी सुनी। यह तो बस एक छोटा सा सबक था। उसकी चीख इतनी तीखी क्यों थी? ऋषिता ने जो चुना था उसका विश्लेषण नहीं किया और सीधे बिल का भुगतान कर दिया। आसपास के ग्राहक और विक्रेता इस अजीब ग्राहक को देख रहे थे जो गंदे कपड़े पहने हुए था लेकिन उदार था। शायद वह कोई ऐसी महिला सेलिब्रिटी थी जो स्वतंत्र और बेलगाम रहने की आदी थी। अचानक वह फिल्मांकन के बाद अपनी पोशाक में खरीदारी करने आ गई। वह अपने साथ अपने सहायक और प्रबंधक को नहीं लाई थी। वह वास्तव में एक सहज व्यक्ति थी। विक्रेता ने सामान पैक करते समय अपने आप से सोचा। ऋषिता अब मॉल में घूमने लगी। वहां उसने अपने सस्ते मेले कपड़े बदल लिए। अब उसने एक लाल कलर का टॉप और ब्लैक कलर की कार्गो पैंट पहनी हुई थी। उसने ना कोई ज्यादा हाई रेंज के कपड़े लिए ना ज्यादा ऑफ ट्रेंड। सिंपल और सोबर, लेकिन इसमें भी उसकी सुंदरता कम नहीं हुई थी। इस क्षण तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। यह उसकी असली पहचान थी। वह आत्मविश्वास से भरी और खूबसूरत थी। उसकी आंखें दृढ़ और आत्मविश्वास से भरी हुई थीं जो उसके सुंदर रूप से मेल खाती थीं। वह अपने पिछले जीवन की कमजोर, दयनीय लिन नहीं थी, जो इस दुनिया की कोई इच्छा रखने की हिम्मत नहीं रखती थी। ऋषिता के पास से गुजरने वाले लोग उसे बार बार देखने से खुद को रोक नहीं पाए। एक जोड़ा उसके सामने से गुजरा और उस लड़के ने कुछ बार उसकी तरफ देखा। ऋषिता ने एक तेज आवाज सुनी। प्रेमिका शायद अपने प्रेमी को विचलित होने के लिए सजा दे रही थी। हालांकि ऋषिता ने बहुत सारी चीजें खरीदी थीं, लेकिन उसके पास सिर्फ वही नया बैग था जो उसने अभी अभी खरीदा था। बाकी चीजें उसके घर भेज दी जाएंगी। वो उस दुकान के बाहर निकल गई। वो जैसे ही बाहर निकलने को हुई, एक औरत का कुत्ता जो उसके हाथ में था वो उससे टकरा गया। औरत ने उसे देखा और अपनी आंखें घुमा ली। उसका माफी मांगने का कोई इरादा नहीं था। वो वहां से निकलने लगी। किसी से टकराने के बाद तुम बिना माफी मांगे जाना चाहती हो? ऋषिता ने उसे रोका। मुझसे माफी मांगो। महिला ने पलटकर उसे अविश्वास से देखा। उसने साफ जवाब दिया, तुम्हें चोट नहीं लगी है? मैं माफी क्यों मांगूं? ऋषिता उसके पास गई और उसे थप्पड़ मारने से पहले उसे देखा और एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज बहुत ज्यादा तेज थी, जिसे सब ने सुना और सब उस तरफ देखने लगे। तुमने मुझे मारा। तुम्हें पता भी टीम ने किसे मारा है? महिला ने सदमे से अपना चेहरा ढक लिया। उसका चेहरा जल रहा था। ऋषिता ने कोई जवाब नहीं दिया और केवल ठंडी मुस्कान दी। संकरी सड़क पर दुश्मनों का मिलना तय था। जिस सेल्समैन से वह अभी मिली थी वह तो बस एक छोटा सा आदमी था। ऋषिता को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। पार्ट 18, एक और दुश्मन से मुलाकात। ऋषिता ने उस औरत को ध्यान से देखा। दरअसल ये कोई 30-32 साल की महिला नहीं बल्कि एक 20 साल की लड़की थी, जिसने खुद को महिला दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और ये लड़की एक बूढ़े व्यक्ति से जुड़ी हुई थी जो शायद उसके दादा के उम्र का था। ये वही लड़की है जो ना उस व्यक्ति के साथ मिल सबको धोखा दे रही थी बल्कि राजवंश परिवार को इसने ही भड़काया था, अपनी बेटी का सौदा कर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और उन्होंने राजेंद्र जी का ब्रेन वॉश कर दिया था। और जिसके साथ मिल राजेंद्र जी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ऋषिता का बेचना चाहते थे वो लगभग 60 साल का बूढ़ा था, जो उसके दादा के उम्र का होगा। और उसने जिस भी लड़की को खरीदा था 3 महीने में उसकी मौत हो जाती। अपने पिछले जीवन के बारे में सोचते हुए ऋषिता अपने सामने खड़ी लड़की को और ज्यादा थप्पड़ मारना चाहती थी। तभी वो लड़की भड़कते हुए बोली, क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूं या मार दूं? तुम्हें पता नहीं है तुमने किसे छुआ है? जिया खन्ना। ऋषिता ने उसकी बात सुन शांति से उसका नाम बोला। उप्स सॉरी माय मिस्टेक, रखेल जिया कौशिक।
अपने आप को रखेल कहे जाने पर जिया एकदम से भड़क गई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रखे कहने की। उसके गुस्से को देख ऋषिता आगे बोली, मुझे सोचना चाहिए कि तुम्हारा सीक्रेट बेचने से मुझे कितने पैसे मिलेंगे और कौन सा मीडिया आउटलेट इस एक्सक्लूसिव खबर के लिए मुझे ज्यादा पैसे देगा। ऋषिता के होठों पर एक ठंडी मुस्कान बनी हुई थी जिससे जिया के रोंगटे खड़े हो गए। जिया ने गहरी सांस ली ताकि दूसरे लोग यह न देख सके कि वह घबरा रही है। उसे भी एक छोटी मोटी हस्ती माना जाता था, इसलिए उसे पहचाना जाना सामान्य बात थी। जिया ने खुद को सांत्वना दी, मेरा ऐसा कौन सा सीक्रेट है। जिया ने शांत रहने का नाटक किया और मुस्कुराए, मैं कोई बड़ी स्टार नहीं हूं। कौन सा मीडिया आउटलेट मुझमें दिलचस्पी लेगा। ऋषिता का चेहरा अभी भी शांत था। यह अनुमान लगाना असंभव था कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन अगले ही पल ऋषिता उसके कान के पास झुकी और धीरे से पूछा, क्या तुम रखेल बनकर खुश हो। तुम कौन हो। जिया चौंक गई। उसने तुरंत ऋषिता को चुप कराने के अनगिनत तरीके सोचे। ऋषिता की आंखें ठंडी हो गई थी। उसे लगा कि उसके सामने जो दृश्य था वह बेहद हास्यास्पद था। एक डीलर वास्तव में उसके सामान को पहचान नहीं पाया था। अगर उसे सही याद है तो इस लड़की को अपनी जानकारी उस बूढ़े बिजनेसमैन को पहले ही दिखा देनी चाहिए थी। ऋषिता ने नाक भान सिकोड़ी, तुम मुझे नहीं जानती। ऋषिता की बातें सुनकर जिया ने अपना जलता हुआ बायां गाल ढक लिया। उसे पहले से ही ऋषिता जानी पहचानी लग रही थी। एक पल बाद जिया को अंततः याद आया कि यह राजवंश परिवार की बेटी ऋषिता राजवंश है। जहां तक उसकी रखेल होने की बात है तो ये स्वाभाविक रूप से ऐसी बात थी जिसे उजागर नहीं किया जा सकता था। हालांकि उस 60 वर्षीय बूढ़े अगली व्यक्ति के बहुत सारे कनेक्शन थे और उसे दिखावा करना बहुत पसंद था। ऐसे अनगिनत लोग थे जो निजी तौर पर इसके बारे में जानते थे। जिया ने अपनी नजरें चुरा ली। भले ही उसे थप्पड़ मारा गया हो, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वह ऋषिता की तरह अमीर नहीं थी। हाँ, भले ही उसका सुगर डैडी अमीर था, पर इसमें उसका साथ नहीं देता। शायद वो एक गरीब घर की लड़की थी। कोई बात नहीं, वह अभी भी एक सेलिब्रिटी थी। अगर यह बात फैलती है तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सोचकर उसने आखिरकार अपना रुख नीचे किया और ऋषिता से ईमानदारी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, आप मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेगी, है ना। ऋषिता ने भौहें सिकुड़ी और जिया की ओर देखा। तुमने क्या कहा। मैंने तुम्हें ठीक से नहीं सुना। मुझे माफ कर दो। जिया के पास अपनी आवाज ऊंची करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। आसपास के लोग उसे उत्सुकता से देख रहे थे। जिया अपना चेहरा छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हालांकि उसने माफी मांगी, लेकिन उसने अपने दिल में दांत पीसते हुए सोचा, अरे नासमझ बच्ची, मैं तुझे भविष्य में सबक सिखाऊंगी। जिया को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर अभी चुप रहने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। वो बस इसे सहन कर सकती थी। ऋषिता को अब बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, माफ किया जाओ यहाँ से, ऋषिता एक मुस्कान के साथ बोली। हालांकि उसका छोड़ने का मूड नहीं था जिया को जाने देना, पर अभी तो और मौके आएंगे उसके हाथ जिसमें वो इससे ज्यादा मजा ले सकती है। ऋषिता दिल ही दिल में अपने आप को मनाती है और मन में सोचती है कि इनका कर्ज है उसूर और वक्त रहते सूद समेत वो इन सबका कर्ज उतारेगी और मुड़ी से ज्यादा ब्याज इन लोगों को कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ जाएगा। ऋषिता का अभी घर जाने का कोई मूड नहीं था। वो मॉल में ही घूमने लगी, तभी इसने देखा कि एक अच्छी तरह प्रेस किया सूट पहने एक आदमी कुछ लोगों से घिरा हुआ था। ऋषिता ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मुड़ गई, पर उस आदमी ने ऋषिता की पीठ देखी और उसके होठों और एक मुस्कान उभर आई। अच्छी तरह प्रेस किए हुए सूट पहने एक आदमी कई सहायकों और प्रबंधकों से घिरा हुआ था। उसके काले धूप के चश्मे के माध्यम से वह उसकी तीखी और गहरी आंखों में एक हल्की मुस्कान देख सकती थी। ये लड़की थोड़ी अलग थी। थोड़ी भूख लगने पर ऋषिता एक फ्रांसीसी रेट्रो रेस्तरां में चली गई। वह पिछले 2 दिनों से राजवंश परिवार के साथ एक ही खाने की मेज पर बैठी थी। वह इतनी निराश थी कि उसने ज्यादा खाना नहीं खाया। अब वह आखिरकार भरपेट खाना खा सकती थी। जब वेटर ने एक मेहमान को आते देखा तो वह तुरंत उसका स्वागत करने के लिए उसके पास आया। आगे बढ़ते हुए उसने पूछा, मिस, आप क्या खाना चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए कोई डिश रिकमेंड करूं? ऋषिता बैठ गई और लापरवाही से मेनू को देखने लगी। ये कुछ खास डिश, साथ ही कॉर्न सूप और लेमन जूस। थैंक यू। जब तक वह राजवंश परिवार को नहीं देखती थी तब तक उसकी भूख भी बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन जैसे ही उसने मेनू रखा, ऋषिता को एहसास हुआ कि माही और उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी इस मॉल में खरीदारी कर रही थी। शायद ये सही था, दुनिया वाकई में छोटी है और यहाँ दुश्मन हर गली में टकरा ही जाते हैं। ऋषिता मुस्कुरा दी। पार्ट 19, बदतमीज दोस्त।
ऋषिता को एहसास हुआ कि माही और उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी इस मॉल में खरीदारी कर रही थी। शायद ये सही था, दुनिया वाकई में छोटी है और यहाँ दुश्मन हर गली में टकरा ही जाते हैं। ऋषिता मुस्कुरा दी। ऋषिता ने उसे दूर से ही देख लिया था, उसी समय माही ने भी उसे देख लिया। पहले माही को लगा उसकी आंखों का भ्रम है, क्योंकि ऋषिता ने कपड़े बदल लिए थे तो दूर से वो पहचान नहीं पाए, पर गौर से देखने पर माही को समझ आ गया कि ये ऋषिता ही है। माही की हाथों की मुट्ठी बिछ गई, उसे देख लग रहा था अभी वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। अभी तक जो भी हुआ था वो सब उसे याद आने लगा, जिससे उसकी आंखों में गुस्सा उतरने लगा। माही के दिमाग में कुछ आया और उसने अपनी फ्रेंड जिसका नाम बानी था उससे कहा, बानी चलना, भूख लगी है। ये बोल वो बानी का हाथ पकड़ उसी रेस्टोरेंट में घुस गई और फिर नाटक करते हुए टेबल के पास जाने लगी और वो ऋषिता के टेबल से कुछ दूरी पर आके हैरान होने का नाटक करते हुए ठिठक गई। और कुछ पल ऋषिता को देखने के बाद माही ने अपनी नजरें नीचे की और उसकी आंखों में शिकायती आंसू उभर आए और उसने ऐसा दिखावा किया कि वो लाचार है और अपने होंठ भींच ली। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त बानी ने तुरंत माही की ओए हरकत नोटिस कर ली और उसने माही की आंखों का पीछा करते हुए उसने ऋषिता को देखा। बानी ने पूछा, माही, क्या टीम जानती हो इस लड़की को? माही ने तुरंत अपनी आंखों के आंसू पोंछे और सिर हिलाया। चलो चले, ये बोल वो वापस जाने के लिए मुड़ गई। ऐसा लग रहा था कि वो सच में वापस जाने वाली है। लेकिन अब अपनी बेस्ट फ्रेंड को रोते देख एक बेस्टी को गुस्सा तो आएगा ही। यही हुआ बानी के साथ। वो जाने के लिए सहमत नहीं हुई। अगर माही मुसीबत में है तो उसे एक सच्ची दोस्त होने के नाते उसकी मदद करनी चाहिए। उसने माही से अपना हाथ छुड़ाया और ऋषिता की ओर बढ़ गई। वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी, इसलिए वहां खड़े वेटर ने उसे रोने की हिम्मत नहीं की। बानी को देख माही के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। हालांकि बानी कभी भी ऋषिता से नहीं मिली थी, लेकिन उसने पिछले कुछ दिनों से ऋषिता का जिक्र माही के मुंह से बहुत बार सुना था और उसने उसकी शिकायत भी की थी। जब उसने माही को लाचार और डरा हुआ देखा तो उसे समझ आ गया कि इतने वक्त से माही ने जो कहा वो सब सच है। पर उसे अपनी बेस्टी की एक्टिंग पर आंख बंद कर भरोसा था, इसलिए उसने मान लिया माही सच बोल रही है। वह सिर्फ एक गोदली हुई बेटी थी, फिर भी उसने अपने नर्म व्यक्तित्व के कारण माही को धमकाने की हिम्मत की। सिर्फ 2 दिनों में उसने माही की कई चीजें छीन ली थीं। आज वह इस घमंडी कुतिया को सबक सिखाएगी। बानी एक घमंड भरी आवाज में ऋषिता के पास जाके बोली, खड़ी हो जाओ यहाँ से और निकलो बाहर। बानी को लगा वो ऋषिता को आसानी से मैनिपुलेट कर देगी, पर ऋषिता ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। शिदाई ने सोचा कि वह लिनयिन को अचेत कर देगी, लेकिन उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। अरे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? बानी झुगी झोपड़ियों की इस लड़की ने वास्तव में उसे अनदेखा करने की हिम्मत की। वेटर ने असहाय होकर बानी से कहा, मैडम कृपया चले जाओ, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बानी ने वेटर को घृणा से टोकते हुए कहा, तुम एक घटिया इंसान हो, तुम्हें मुझसे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या सार्वजनिक रूप से हंगामा करना आप अमीर परिवारों की परवरिश है? ऋषिता ने बानी को ठंडे भाव से देखा। वो सच में माही की कठपुतली थी। जब तक माही कमजोर होने का नाटक करती रहेगी, बाकी लोग उसकी हेल्प के लिए यूं ही आगे आते रहेंगे। क्या सुमित्रा जी जो उसे यूं ही गवार कहती थी, पिछले जन्म में वो तो इतना तेज चिल्लाती भी नहीं था। उन्हें ये सीन देखना चाहिए था और बताना चाहिए था कि गवार कौन है। ऋषिता आराम से मुस्कुराए, अच्छा हुआ मेरी परवरिश राजवंश परिवार में नहीं हुई और मैंने कुछ बेसिक मैनर्स सीख लिए। अगर बड़े परिवार में ऐसे शिष्टाचार दिए जाते हैं तो मैं बदतमीज हिथी हूँ नहीं। तुम, बानी ने ऋषिता की ओर इशारा किया। वह इतनी गुस्से में थी कि बोल नहीं सकी। ऋषिता ने उलझन में अपनी भौहें उठाईं। क्या तुम पागल हो? तुम मेरे पास भाग के आई और चिल्लाई और अब तुम मेरी बेइज्जती करना चाहती हो। इस समय माही और उसकी दूसरी सबसे अच्छी दोस्त निशा आगे बढ़ी। माही ने दिखावा किया कि उसने अभी अभी देखा है ये सब और घबराते हुए कहा, बहस बंद करो ऋषिता। यह मेरी दोस्त बानी है और यह निशा है। उन्हें तुम्हारे बारे में गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? ऋषिता मुस्कुराए, मैं सुनना चाहती हूँ कि किस तरह की गलतफहमी हुई है इन लोगों को जो ये इस तरह से बदतमीजी पर उतर आई। तुम सिर्फ एक गोदली हुई बेटी हो। अगर तुम राजवंश परिवार में प्रवेश कर सकती हो तो तुम्हें अपनी नाक को नीचे ही रखनी चाहिए। तुम अभी भी उनकी लीगल बड़ी बेटी को धमका रही हो। तुम वाकई में बेशर्म हो, निशा ने सीधे सादे शब्दों में कहा। चूंकि बानी को कोई फायदा नहीं मिला, इसलिए वह तुरंत लड़ाई में शामिल हो गई। ऋषिता का रवैया देखकर निशा को माही की आधी से ज्यादा स्थिति समझ आ गई थी। ये दत्तक पुत्री किसी साधारण लड़की से अलग नहीं थी।
कोई कल्पना कर सकता है कि माही को घर पर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। अगर उसने उसे अभी सबक नहीं सिखाया तो वह भविष्य में माही को और भी अधिक परेशान करेगी। माही की आंखें आंसुओं से भर गईं। अगर तुम दोनों इसी तरह बहस करते रहे तो मुझे नहीं पता कि क्या करना है। रेस्टोरेंट में मौजूद हर कोई उनकी तरफ देखने लगा। हर कोई नाराज होकर जल्दी चला गया। वेटर ने बिल चुकाते हुए माफी मांगी। ऋषिता ने अपने सामने खड़े 3 लोगों की तरफ देखा। बहुत बढ़िया। पिछले जन्म में अक्सर उसे परेशान करने वाले सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। ऋषिता ने गुस्सैल शिदाई और जी यून को सहानुभूतिपूर्वक देखा। इन 2 मूर्ख लोगों के साथ माही ने खेल खेला था और सोचा था कि वे न्याय के दूत हैं। ऋषिता ने बाजू की टेबल पर से रेड वाइन ली। ऋषिता खड़ी हुई और उसने अपना वाइन ग्लास उठाया तथा शेष बची हुई रेड वाइन बानी के सिर पर डाल दी। ऋषिता की हरकतें बहुत फुर्तीली थीं। बानी समय पर बच नहीं सकी और शराब में डूब गया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऋषिता ऐसा कुछ करेगी। उन तीनों ने चिल्लाकर कहा और जल्दी से बानी के शरीर पर लगी रेड वाइन को पोंछने में मदद की। मुझे खेद है, ये पहली बार है जब किसी देहाती ने रेड वाइन पी है। कब भर गया है? ऋषिता ने माफी मांगी और उसका मजाक उड़ाना नहीं भूला। मैंने तुम्हारा बेकार दिमाग धोने में मदद की। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। पार्ट 20 ऋषिता की कामयाबी। बानी गुस्से से भर गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक देहाती लड़की उससे इस तरह परेशान करेगी। ये पहली बार था जब उसे इस तरह सबके सामने अपमान का सामना करना पड़ा था। ये ऋषिता एक कुतिया है, एक गली की कुतिया जो शायद बहुत जल्द मरने वाली है उसके हाथों। हालांकि उससे पहले वो कुछ कर वाली पहले ही ऋषिता ने कहा, वैसे क्या तुम लोग गोद ली हुई बेटी से नफरत कर रहे हैं? तो क्या ये माही नहीं है जो गोद ली हुई है? आपको उसे नफरत करनी चाहिए। माही ने जब ये सुना तो वो चौंक गई और उसने ऋषिता को भीगी आंखों से देखा जो सीधा उसे ही देख रही थी और उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी जिसे देखकर माही 2 कदम पीछे हो गई। ये लड़की सबके सामने उससे बेनकाब करने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि जैसे ही माही सब कुछ सुलझाने के बारे में सोच रही थी, उसने महसूस किया कि ऋषिता ने अपना बैग उठाया और मुड़कर जाने वाली होती है। ये देख बानी ने चीखते हुए कहा, तुम नीच और बेशर्म घटिया गोद ली हुई बेटी हो। बस अब अपनी बर्बादी का इंतजार करो। जल्द ही तुम मरने वाली हो, याद रखना। मरना। ऋषिता ये सुन वापस पलट गई और उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी जिसे देख बानी तुरंत चुप हो गई। क्या एक बार मर चुके व्यक्ति को मौत से डराया जा सकता था? उसे जाते देख शिदाई और जी यून हताश हो गए। ये घिनौना लिन यिन, दयालु और प्यारी सूफी, उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। हालांकि लिन यिन पहले झुगी झोपड़ियों में रहती थी, लेकिन वह बेहद सक्षम थी और एक मीडिया कंपनी में अनुबंधित रिपोर्टर थी। ऋषिता ने उन लोगों से लड़ना बेकार समझा और वहां से मुड़कर जाने लगी। उसे इस तरह जाता देख बानी और निशा गुस्से से तमतमा गई। ये पहली बार था जब किसी ने उसका ऑर्डर नहीं माना था। अपने बाप की लाडलिया थी, अब ये तो होना ही था। और ऋषिता उसके कुछ और ही प्लान थे इस बानी से निपटने का। भले ही ऋषिता एक स्लम एरिया में रहती थी, पर वो एक बेहतरीन मीडिया कंपनी में रिपोर्टर थी। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ऋषिता ने हर तरह से कड़ी मेहनत की और 2 साल में लाखों प्रशंसकों के साथ एक अकाउंट बनाया द फाइटर। हालांकि उसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया था, लेकिन न्यूज़ के बारे में उसकी तीखी टिप्पणियों और उज्ज्वल साहित्यिक शैली के साथ लोग हर बार जब वह बोलती थी तो उससे जुड़ जाते थे। अपने पिछले जीवन में उसे इतना परेशान किया गया था कि उसने अपने पास सबसे शक्तिशाली हथियार के बारे में भी कभी नहीं सोचा। इस जीवन में वह बदला लेने के लिए अपनी सारी ताकत लगाने जा रही थी। ऋषिता ने अपना फोन उठाया और वेटर पर चिल्लाती हुई बानी का वीडियो इस कैप्शन के साथ ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, खन्ना कॉरपोरेशन की सबसे बड़ी बेटी ने कहा कि रेस्तरां में वेटर नीची जाति का है और उसे उससे बात करने का भी अधिकार नहीं है। वीडियो में कुछ शब्द भी थे और इसे देखते ही देखते लाखों लोगों ने इसे देखा। सभी प्रमुख मीडिया आउटलेट्स ने इसे फिर से पोस्ट किया। खन्ना कॉरपोरेशन, वह जहां कॉरपोरेशन के दूसरे मालिक की एक ही समय में 6 गर्लफ्रेंड हैं। बिल्कुल नहीं, मैं उनके बारे में गॉसिप भूल गया था। और अब एक नई बात। तस्क तस्क, मुझे पता था। इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। क्या ये हम आम लोगों के मुंह पर तमाचा नहीं है? अगर मैं फिर से इस परिवार की दुकान पर खरीदारी करने गया तो मैं एक कुत्ता कहलाऊंगा ना, जो अपने मालिक के साथ ईमानदार है पर मालिक उसे अपनी झूठी हड्डी फेंकता है। ये पोस्ट इसका सबूत है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऋषिता ने इस घटना को नंबर 1 बनाने में एक पैसा भी खर्च नहीं किया। यह मामला बहुत बढ़ गया था। बानी को उसके पापा ने घर में कैद कर दिया था और वह बाहर नहीं जा सकती थी।
पर उन्हें भी तो अपनी बेटी की इमेज बचाने के लिए कुछ करना था ना। उन्होंने कहीं से पैसे लगा रिशिता का पानी और वाइन फेंकने वाला वीडियो ढूंढ निकाला और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। उन्होंने इस वीडियो का उपयोग लोगों की राय बदलने के लिए किया। लेकिन चीजें उतनी भी आसान नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। उन्होंने सोचा था कि वो लोगों से सहानुभूति हासिल कर लेगा कि उसकी बेटी विक्टिम थी, यहाँ पर उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये स्थिति उनके नियंत्रण से और ज्यादा बाहर हो जाएगी। लोगों ने उस वीडियो के नीचे कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ओहो, कौन है ये देवी जिसने खन्ना परिवार की बेटी को उसकी औकात दिखा दी। टीएस रेड वाइन के उस गिलास की क्या बर्बादी। अरे ये उबालता हुआ पानी होना चाहिए था। अगर मैं होता तो मैं भी उसे थप्पड़ मारता। क्या आपके पास अभी भी ऐसे वीडियो हैं? मैं उसे घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगते हुए देखना चाहता हूँ। वेटर को डांटना सर्विस इंडस्ट्री में सभी को डांटने के बराबर है। ऐसा व्यक्ति बहुत घटिया होता है। हमें अभी भी संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करनी है और देखना है कि क्या उसके परिवार की वित्तीय स्थिति में कोई समस्या है। ऑनलाइन लोगों की राय देखकर मिस्टर खन्ना ने अपना सिर ही पकड़ लिया था। वो और ज्यादा चिंतित हो गए। उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को खड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, लेकिन उन्हें कभी भी इस तरह के संकट का सामना नहीं करना पड़ा था। पहली बार जब उन्होंने ये खबर देखी तो वे हंस पड़े। वे अक्सर ऐसी बातें खुद भी कहते थे और जरूरी नहीं कि उनका इतना असर हो। उन्होंने सोचा था कि यह कोई मामूली बात है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि इससे इतना बड़ा हंगामा मच जाएगा। मिस्टर खन्ना का गुस्सा उनकी चरम सीमा पर था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब उनकी आखिरी उम्मीद थी राजवंश परिवार। उन्होंने कुछ गिफ्ट्स तैयार करवाए और उसी रात वो जल्दी से राजवंश परिवार के घर पहुंच गए। हॉल में सब बैठे हुए थे और मिस्टर खन्ना ने अपनी बात रखी। राजेंद्र जी के सामने उनकी बातों को सुन और समझने के बाद राजेंद्र जी ने अपनी दोनों बेटियों को नीचे बुलाया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, माही, जो जानती थी कि चीजें ठीक नहीं चल रही थी, रो पड़ी। हम बस मॉल शॉपिंग कर रहे थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि रिशिता भी वहां होंगी। कुछ बहस के बाद वे झगड़ पड़े। पूरा वीडियो खन्ना परिवार की सबसे बड़ी बेटी ने खुद जारी किया था। जब उसने ये कहा तो मैंने ऊपर भी नहीं देखा। रिशिता ने अपनी आवाज को दुखी दिखाने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा मुझे नहीं पता था कि उस समय मुझसे भिड़ने वाला कौन था। रिशिता के शब्दों ने माही को अवाक कर दिया। उन्होंने वीडियो कई बार देखा था और यह सच था। जहां तक वीडियो को बनाने वाले व्यक्ति की बात है तो वह स्पष्ट रूप से रिशिता नहीं थी। वह पूरी तरह से फ्रेम में थी। रिशिता ने अपनी आंखों के कोने से माही के कठोर भाव को देखा और खुद पर मुस्कुराए। उसे उम्मीद नहीं थी कि कभी कभी दुखी होने का दिखावा करने का ऐसा लाचार तरीका काफी उपयोगी होता है।